औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये वर्ड फाइल शो हो रही है आप लोगों को? जी सर। ओके जी। हम स्टार्ट करने लगे हैं टेक्निक्स टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल। हम बात कर चुके हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या भला होती है। वो वेरिएबल जो एक रिसर्चर की इंटरेस्ट नहीं होती, यानी वो इसको अपनी स्टडी में शामिल नहीं करना चाह रहा होता, बट ये जो है ख़ुद से एक स्टडी यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल के रिज़ल्ट्स को क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है, तब्दील कर रहा होता है। तो इसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। अब देखें, जब एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपकी रिसर्च स्टडी के अंदर शामिल हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना यानी उसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करना ये नहायत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपके रिसर्च या स्टडी के रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। आवाज़ क्लियर है सबको? यस सर। ओके जी। अब देखें इसको हम कितनी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि ये हमारी स्टडी के अंदर शामिल ना हो। तो इसमें सबसे पहले है रिमूविंग द वेरिएबल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है इसको सिरे से ही रिमूव करते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमारी स्टडी के अंदर मौजूद है तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी जो स्टडी है वो उसके अंदर हमने जो सैम्पल यूज़ किया या सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे वो मेल और फीमेल है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी थी क्लासरूम के अंदर जिसमें मेल और फीमेल जो स्टूडेंट्स थे वो इन्वॉल्व थे। अब फ़िज़िकल के अंदर ऑब्वियसली हमारे जो मेल स्टूडेंट हैं उनकी प्रोग्रेस फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तो इससे हमारी स्टडी जो है वो क्या हो रही है, मुतासर हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक ही कैटेगरी उसकी बनाएंगे। कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल दोनों के अंदर हम क्या रखेंगे, सेम जेंडर पे स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिमूविंग द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जब आप अपने रिसर्च के अंदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को सिरे से ख़त्म कर देते हैं, यानी उसकी एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं जी, रिमूविंग द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इसके बाद है दूसरे नंबर पे रैंडमाइजेशन। अब रैंडमाइजेशन क्या चीज़ है जी? रैंडमाइजेशन से मुराद ये है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, क्या होती है जी रैंडमाइजेशन? सर हर मतलब स्टूडेंट या जो हम सैंपल ले रहे हैं या दो ग्रुप बना रहे हैं, उसमें ग्रुप बनाने का जो मेथड है, हर स्टूडेंट के सिलेक्ट होने का वो इक्वल चांस है। हाँ, अब देखें हमने कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाना है, तो हम क्या करते हैं, अपने कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे बल्कि रैंडमली कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारी क्लास के अंदर जो है वो टोटल 20 बच्चे थे, हमने एक को कंट्रोल ग्रुप बनाना है, एक को एक्सपेरिमेंटल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर वाइज जो है यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी ताक जो है उनको एक ग्रुप बना लेंगे, जुफ्त को एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो ये रैंडमाइजेशन है। इसको जो है हम अनवॉइस्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं। उसके बाद है मैचिंग वेरिएबल। तो मैचिंग वेरिएबल क्या चीज़ है, इसमें हम मैचिंग वेरिएबल में क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ मौजूद होती हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि आपने एक क्रिकेट टीम के प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। आप देखते हैं कि कौन अच्छा प्लेयर है क्रिकेट का, फ़र्ज़ करें। तो अब आप जो है वो सेम कैटेगरी के जो हैं वेरिएबल्स उनका एक ग्रुप बना लेते हैं अलग, ठीक है, ताकि आपको जो है आपके रिज़ल्ट्स ज़्यादा वैलिड रहें। तो इसमें आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे है तो आपके पास क्रिकेट के प्लेयर हैं 20 हैं फ़र्ज़ करें, तो आप क्या करते हैं उनके ग्रुप्स बना देते हैं दो, कि ये बैट्समैन है, ये बॉलर हैं, ठीक है जी। तो ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इसके अंदर ना रहे। तो मैचिंग वेरिएबल्स को आप क्या करते हैं, उनके सेम ग्रुप के अंदर उनको आप रख देते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड वेयर रैंडमाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल आर अप्रोप्रिएट इन दिस केस। अब देखें यहाँ पे आप अगर रैंडमाइजेशन करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि एक साइड पे जो है वो ज़्यादा प्लेयर उसकी हो सकता है कि उस टीम के अंदर, उस ग्रुप के अंदर बैट्समैन ज़्यादा हों, बॉलर ज़्यादा हों, तो एक साइड पे बैट्समैन ज़्यादा चले जाएंगे, दूसरी साइड पे बॉलर ज़्यादा चले जाएंगे। तो आप उसको क्या कर देते हैं, मैचिंग वेरिएबल जो होते हैं उनको आप उन सेम ग्रुप के अंदर रख लेते हैं।
बैलेंसिंग द केसेस। अब बैलेंसिंग द केसेस जो है इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे पास कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है तो हम उन दोनों के अंदर जो स्ट्रेंथ है सब्जेक्ट की यानी सैम्पल्स की वो सिमिलर रखते हैं, ठीक है जी। इट मीन असाइनिंग सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप इन सच अ वे दैट मीन एंड वेरिएंस ऑफ द टू ग्रुप्स आर एज नियरली इक्वल एज पॉसिबल। तो इनको जो है हम असाइन करते हैं, एक तो सेम रखते हैं, दूसरा ये है कि जब ये सिमिलर होंगे तो हमारे पास जो वेरिएंस आएगा या मीन आएगा, जो एवरेज वैल्यू आएगी, वेरिएंस और मीन आप पढ़ चुके हैं पहले, तो वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी। उसके बाद एनालिसिस ऑफ, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। सर स्ट्रेंथ सेम रखनी है, स्ट्रेंथ सेम रखेंगे ना आप, मतलब ये है कि 10 उधर रख रहे हैं 10 उधर रख रहे हैं, ठीक है। तो इससे फिर ये है कि जो मीन है वो भी ऑलमोस्ट आपका सिमिलर रहेगा। अच्छा, यानी सिमिलैरिटी आएगी उसके अंदर, मीन को फाइंड आउट करना आसान रहेगा और वो कंपैरेटिवली जो है उसके अंदर क्या उसे कहते हैं कि जी इक्वली होंगे। अच्छा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस क्या चीज़ होती है? एक होता है एनोवा, एक होता है एनकोवा, एक होता है मेनोवा, एक होता है मेनकोवा। अब एनोवा क्या चीज़ होती है? जब आप दो ग्रुप्स के जो है दो से ज़्यादा ग्रुप्स के मीन्स जो है आपस में उनको कंपेयर करते हैं तो उसके लिए आप जो टेस्ट यूज़ करते हैं उसका नाम होता है एनोवा। अब एनकोवा क्या चीज़ है? ये उसकी अगली एक फॉर्म है। एनकोवा जो है उसकी अगली एक फॉर्म है। एनालिसिस ऑफ कोवेरिएट। कोवेरिएट का क्या मतलब होता है? वेरिएबल विच इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दिस मेथड is preferable to conventional method of matching but it involves the use of analysis of covariance। तो कोवेरिएट क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल को कहते हैं कंपेनियन को, साथी, फेलो को। तो जब एक वेरिएबल जो डिपेंडेंट के ऊपर हमारे डिपेंडेंट के ऊपर असर दिखा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ ये शामिल हो जाता है और ये हमें जो है इसके इफ़ेक्ट्स को हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस में हम क्या करते हैं कि वो जो दूसरा वेरिएबल जो शामिल होता है ना साथ, उसके इफेक्ट जो कि वो हो रहा होता है और हमारे लिए मुश्किल होता है कि उसको हम जो है रिमूव करें उस एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, तो हम कहते हैं कोवेरिएट। उसको वो होता साथ ही शामिल है, हमारी स्टडी का पर्पज़ नहीं होता, बट रिसर्चर यहाँ पे क्या करता है, वो उसका इफ़ेक्ट भी डिटरमिन करता है और फिर उसके इफ़ेक्ट को फाइनल रिजल्ट्स में से रिमूव कर देता है। इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। यानी जो आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल भी शामिल हो चुका है, उसको रिमूव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। देन आप क्या करते हैं, आप उसका इफ़ेक्ट भी अलग से मेजर करते हैं कि ये कितना असर दिखा रहा है, फिर उस असर को अपने फाइनल रिजल्ट से माइनस कर लेते हैं ताकि आप जो मेन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिज़ल्ट आपके पास वैलिड होके आ सकें। तो इसमें रैंडमाइजेशन पेपर के अंदर आ सकता है, बाकी सारा ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है जी। फिर ही हम उसको अलग कर सकेंगे। एक बंदा बात करें ना प्लीज जी। सर आप कह रहे हैं दो वेरिएबल का इफेक्ट सेपरेट कर लेंगे, तो मैंने कहा उनमें से एक का दोनों का जो असर है वो डिफरेंट होगा तभी अलग कर सकेंगे ना, सेम इफेक्ट तो नहीं शो कर रहे होंगे। नहीं, इफेक्ट देखिए, एक चीज़ का असर कम होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होगा उस कंपैरेटिवली उसके हमारा जो मेन वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, बट दूसरा उस पर असर कुछ ना कुछ दिखा रहा होता है, ठीक है। तो मतलब आगे जो चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो सेम है, एक ज़्यादा चेंज कर रहा है उसके अंदर प्रोड्यूस, एक कम कर रहा है। तो ये हम कहते हैं कि इसमें हम फिर जो हमारा कोवेरिएट है, जो हमारी स्टडी का पर्पज़ नहीं है बट वो शामिल है, तो उसके रिज़ल्ट को हम क्या करते हैं, फिर अलग करते हैं, उसका रिज़ल्ट अलग से देखते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, टेस्ट में ये नहीं पूछा जाएगा, इंटरव्यू में बाद पूछा जा सकता है कि आप जो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जी। सर एनको और एनकोवा में से क्वेश्चन आया हुआ था सर। हाँ, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है शामिल ये टॉपिक। एनोवा, एनकोवा, मेनोवा, मेनकोवा, ये 4 टर्म्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, आसान है। हाइपोथेसिस, अब देखें हम हाइपोथेसिस को कई मरतबा पहले डिस्कशन में ला चुके हैं। व्हाट इज मीन बाय हाइपोथेसिस, कौन बता रहा है जी, क्विकली प्लीज। इसको हम हमने प्रूव करना होता है, इसको टेस्ट किया जा सके, टेंटेटिव हम फर्स्ट इसको टेस्ट किया जा सके। So, sir, a brief summary of our work is called hypothesis.
तेरी बात होती है जिसको हमने टेस्ट करना होता है और उसी की बेस पर हमने रिजल्ट शो करना होता है। यस, हाइपोथेसिस, यही सारी डेफिनेशन जो मुख्तलिफ वर्ड्स में आप बता रहे हैं, इस सब का ख़ुलासा ये है कि हाइपोथेसिस हम एक आर्जी सोल्यूशन बनाते हैं, टेम्परेरी गेस होता है, सपोजिशन होती है, प्रोविजनल स्टेटमेंट होती है, मुख्तलिफ वर्ड्स हैं और सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो हम एक सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ये है, मुमकिन है कि वही हो, एन मुमकिन है कि वो ना हो, ठीक है, क्योंकि ये एक सपोजिशन होती है, ये गैस होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। तो हाइपोथेसिस इज़ अ प्रोविजनल और टेम्परेरी गेस और सपोजिशन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस आर जनरल कल्चर से हम ले सकते हैं, साइंटिफिक थियरी से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, एनालॉजीज से। एनालॉजी सिमिलैरिटी को कहते हैं, यानी एक रिसर्च पहले से आप कर चुके हैं, यानी इसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। माइक ऑफ करें। लिटरेचर रिव्यू, पहले से एक स्टडी हो चुकी है तो उससे रिलेटेड एनालॉजी, सिमिलर रिसर्च आप करने जा रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, उस रिसर्च से भी आप जो है एक हाइपोथेसिस ड्रा कर सकते हैं। तो एक पेपर में सवाल इस तरह से आ सकता है कि हाइपोथेसिस जनरेट करने का, डिज़ाइन करने का मेन पर्पस, मेन सोर्स क्या होता है? तो हम कहते हैं कि जी लिटरेचर होता है, ठीक है, लिटरेचर याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस बनाया जाता है? तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस मैंडेटरी होता है, क्वालिटेटिव के अंदर नॉर्मली हाइपोथेसिस जो है वो नहीं बनाया जाता क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, लेकिन आप बना सकते हैं, बनाया नहीं जाता, ठीक है जी। अच्छा, ये सवाल आ सकता है कि विच रिसर्च इज़ मोर इजी? तो हमारे यहाँ जो है बल्कि पूरी दुनिया में जो रिसर्च आसान है वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है जी। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसका डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, ठीक है, और उसकी जनरलाइजेशन ये बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव में तो आपको डाटा बता रहा होता है, क्वालिटेटिव ने आपने जो है वो ख़ुद से नताइज अखज़ करने होते हैं। आपके पास डाटा जो है बाज़ औक़ात इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट आपने जनरलाइज़ करना होता है रिज़ल्ट्स को, बहुत मुश्किल होता है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट बातें थी, लिख लीजिएगा। अब हाइपोथेसिस की खुसूसियात हैं। हाइपोथेसिस हमेशा वेरीफाई हो सकता है। मैंने जी सर ये ना सर हाइपोथेसिस और सर रिसर्च क्वेश्चंस में सर क्या डिफरेंस है? और सर सेम ये होता है, एक ही रिसर्च के अंदर सेम रिसर्च क्वेश्चन, दोनों आपका सेम रिसर्च प्रॉब्लम होता है और ये सेम होता है। एक रिसर्च के अंदर आपका एक हाइपोथेसिस हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस। हमारी हाइपोथेसिस होते हैं वही रिसर्च क्वेश्चन बनते हैं। हाँ फर्क जी सिर्फ ये आ जाता है कि उसके साथ हमने व्हाट विल बी और व्हाट शुड बी ऐड करना होता है। जी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस हम बात कर रहे थे। वेरीफाइबल होते हैं, टेस्टेबल होते हैं। कोई भी हाइपोथेसिस है आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड और रिफ्यूटेड, इसको आप ये यानी बाद में जब इसको हम रिजल्ट्स इस पे जब इसके आ जाते हैं, हमारे पास कंक्लूजन निकल आता है, तो हम इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इट शुड प्रोवाइड इट्स टेस्ट शुड प्रोवाइड एन आंसर टू द ओरिजिनल रिसर्च प्रॉब्लम। तो इस पे जब हम टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो जो हमारा असल प्रॉब्लम है ये उसका सोल्यूशन भी दे रहा होता है। इट शुड नॉट कन्फ्लिक्ट विद एनी लॉ ऑफ नेचर, जो नेचुरल लॉज हैं, ठीक है, उनसे ये कन्फ्लिक्ट ना कर रहा हो हमारा हाइपोथेसिस। इट इज़ स्टेटेड इन साइंटिफिक एंड रिसर्च लाइक लैंग्वेज। तो ये रिसर्च की और साइंटिफिक लैंग्वेज में, जैसे इम्पैक्ट ऑफ एविएट्स ऑन लर्निंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट एट प्राइमरी लेवल। अब ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज हमने यूज़ की है कि इम्पैक्ट देख रहे हैं। अच्छा, एक बात जो है वो उस दिन मैं बताना पिछले लेक्चर में आपको भूल गया था कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हाइपोथेसिस दिया होता है और आपसे कहा जाता है कि ये किस रिसर्च का हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव और कॉजल कंपैरेटिव और कोरिलेशनल रिसर्च पढ़ी थी, तो अगर तो उसके अंदर रिलेशनशिप की बात आएगी ना तो वो कोरिलेशनल रिसर्च होगी, और अगर बात आ जाएगी ना इफ़ेक्ट की तो वो जो है आपकी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च होगी। उन दोनों का ये जो है वो मेन डिफरेंस है। कीवर्ड आप देख लें कि रिलेशनशिप ये आपके उसके अंदर आता है, जो हाइपोथेसिस होता है उसके अंदर मौजूद होता है। मसलन देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन सेल्फ इस्टीम एंड इंटेलिजेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। देयर इज़ रिलेशन बिटवीन हार्ड वर्किंग एंड सक्सेस, ठीक है। अब देखें यहाँ पे रिलेशनशिप की आप बात करें, ठीक है। देयर इज़ अ फैक्ट ऑफ
हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स ऑन हार्ट डिजीज़। ठीक है जी, तो हाई कोलेस्ट्रॉल फूड का इफ़ेक्ट होता है हमारे हार्ट के ऊपर। तो ये इसमें हम इफ़ेक्ट काज इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें इफ़ेक्ट वर्ड आएगा वो कॉजल कंपैरेटिव, जिसमें रिलेशन आएगा को रिलेशनल। तो ये मैंने जितने बताए हैं ये हाइपोथेसिस आपको साइंटिफिक और रिसर्च लैंग्वेज में बताए हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हमारा जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है वो वेरिएबल वो बड़ा वाजे होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हाई कोलेस्ट्रॉल फूड का हार्ट डिजीज़ के साथ रिलेशन है या लिंक या इफ़ेक्ट है इनका उस पर। अब ये देखें कि इसमें जो है वाज़े तौर पर बताया जा रहा है कि काज क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट का असर हम देखने चाह रहे हैं जी। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है कि कोलेस्ट्रॉल वाली खुराक का दिल पे असर होता है, तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होंगे जी? सर कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंडिपेंडेंट है। हाँ सर कोलेस्ट्रॉल इंडिपेंडेंट होगा, हार्ट डिजीज है मोटिव। अच्छा, तो जो साल्ट पानी में अगर standard होता साल्टी वाटर है, जो साल्टी वाटर है तो उससे पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, यानी साल्टी वाटर पौधे की ग्रोथ को लिमिटेड कर देता है। अब इसमें मुझे बताएं डिपेंडेंट क्या और इंडिपेंडेंट क्या है? हाँ, ये पेपर में आया है सवाल, ये स्टेटमेंट है पास पेपर में मेरे पास लिखी हुई है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपसे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। थोड़ा होश से सोच समझ के 2-3 दफ़ा पढ़ के सवाल को देखिएगा। अच्छा जी, इट शुड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जब को रिलेशनल कॉजल कंपैरेटिव की बात रिलेशनशिप बता रहा होता है कि किसका क्या किसके ऊपर असर है। इट शुड बी लिमिटेड इन स्कोप, इसका स्कोप लिमिटेड होता है हाइपोथेसिस का। यानी यूँ समझ लें जैसे मैंने बात की कोलेस्ट्रॉल फूड का दिल के ऊपर असर है, तो इसको आप बाकी बीमारियों के साथ, बाकी जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उनके साथ आप नहीं वो कर सकते। ठीक है, उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका स्कोप लिमिटेड होता है जी। ये एसपीएस में क्वेश्चन आया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, कि अगर एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज बना, इससे कुछ आया था। तो उसमें भी यही चीजें थी जो आप पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, वो जो हमने पढ़ा है ना 2 दिन पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था फ्राइडे को, अनफॉर्चुनेटली सैटरडे को हमारी क्लास नहीं हो सकी। तो जो भी होता है बेहतर और अच्छे के लिए होता है। मेरे पास जो ऐप थी वो काफ़ी अरसे से ये डिस्टर्ब कर रही थी मुझे। उस दिन आपका लेक्चर ना हुआ, मुझे इस चीज़ का दुख तो हुआ था, बट ये है कि उसको मैंने बाद में वीडियोस देखी हैं, उसको मैंने प्रॉपर उस पर सारी मैंने ट्रेनिंग ली है कि अगर खुदा न खास्ता आइंदा कभी इस ऐप का इशू बने तो मुझे 2 मिनट के अंदर इसको कैसे सॉल्व करना है। इस इशू को क्लास भी चल रही हो, इशू बन जाए तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। ये मैं रिकॉर्डिंग वाली ऐप की बात कर रहा हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि अच्छे के लिए होता है, तो उसकी मुझे जो है ना अब ट्रेनिंग हो गई है कि मैंने कैसे इसको इंशाल्लाह आइंदा ठीक करना है। तो उसमें हमने यही बात की थी काज इफ़ेक्ट की। अच्छा, अब है फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस, डिक्लेरेटिव फॉर्म, प्रेडिक्टिव फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म। इसकी 3 मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जो है इसका डिफरेंस है AV8 के साथ पढ़ने से बच्चे की लर्निंग अचीवमेंट और AV8 के बग़ैर पढ़ने से बच्चे की लर्निंग अचीवमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ठीक है, ये इसकी डिक्लेरेटिव फॉर्म है, यानी इसमें वो रिलेशनशिप तो बता रहा है लेकिन ये वो नहीं बता रहा कि ये रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, किस तरह का है। यानी अगर सिंपल उसमें हो, इंग्लिश का कौन सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सादा फिक्रे को इंग्लिश में? सिंपल नहीं, सिंपल नहीं कहते, उसके लिए कोई और डिक्लेरेटिव बोलते हैं जी। सर, डिक्लेरेटिव बोलते हैं। डिक्लेरेटिव बोलते हैं, हाँ जी। अगर डिक्लेरेटिव क्वेश्चन हो सेंटेंस, सर, अगर क्वेश्चन हो तो उसमें अच्छा, तो देखें ये बिल्कुल उसी तरह ही है। इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल कंसर्न्ड। फॉर एग्जांपल, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लर्निंग विद एंड विदाउट एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ के बगैर पढ़ने से लर्निंग के अंदर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो ये इसकी डिक्लेरेटिव फॉर्म है जो डिस्क्राइब कर रही है कि वाकई 2 चीज़ों यानी एक्टिविटी के साथ पढ़ने और एक्टिविटी के बगैर पढ़ने से जो है लर्निंग में कमी बेशी होती है। दूसरी होती है इसकी प्रिडिक्टिव फॉर्म, प्रिडिक्शन फॉर्म। अब उसमें हम ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि एन मुमकिन है कि इसके अंदर कोई जो है जो डिफरेंस है या इसका इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट जो है या रिलेशन है वो मौजूद होगा।
यानी इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। इट प्रिडिक्ट्स दैट देयर विल बी, अब देखें ना यहाँ पे हम कहेंगे कि देयर इज़, प्रिडिक्टिव फॉर्म में हम बात करेंगे तो इसमें हम कहेंगे देयर इज़ सिग्निफिकेंस डिफरेंस, या देयर इज़ इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ऑन लर्निंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है, अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हम देयर इज़ वर्ड यूज़ कर रहे हैं डेक्लेरेटिव फॉर्म में। दूसरी प्रेडिक्टिव फॉर्म, इसमें हम क्या करें, देयर विल बी, क्योंकि इसमें हमें नहीं कंफर्म कि ऐसा है या नहीं है, बट हम ये गेस कर रहे हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, तो इट प्रेडिक्ट्स दैट देयर विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल कंसर्न, एक्सपेरिमेंट्स विल हेल्प टू एनालाइज इट। जैसे देखें, देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लर्निंग विद एंड विदाउट एक्टिविटीज़, वही एग्जाम्पल है प्रेडिक्टिव फॉर्म में। थर्ड इसकी फॉर्म होती है क्वेश्चन फॉर्म, इसमें हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। इसमें हम जैसे क्वेश्चन में इज़ देयर एनी, ठीक है, तो इसमें भी हम यही बात करेंगे, इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द लर्निंग विद और विदाउट एक्टिविटीज़। तो तीनों फॉर्म्स में हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होता है, यानी ये डिक्लेरेटिव फॉर्म में भी हो सकता है जब हमें कंफर्म होता है, प्रेडिक्टिव फॉर्म में किसी हद तक कॉजल कंपैरेटिव जैसे है। तो प्रेडिक्टिव फॉर्म में इसमें जो है हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, और क्वेश्चन फॉर्म में हम एक क्वेश्चन की शक्ल में हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। रिसर्च के अंदर जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं जिसको आप टेस्ट और वेरीफाई कर सकें, वो आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन, सपोजिशन, गेस, टेंटेटिव स्टेटमेंट, ये सारे वर्ड्स हैं, सिनोनिम हैं। या हाइपोथेसिस मीन टेंटेटिव गेस, हाइपोथेसिस मीन सपोजिशन, हाइपोथेसिस मीन टेम्परेरी गेस, हाइपोथेसिस मीन टेम्परेरी एक्सप्लेनेशन। ये मुख्तलिफ ये सिनोनिम्स हैं सारे, समझ लें हाइपोथेसिस के जितने मैंने अभी बोले हैं, और भी हो सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कौन सा होता है, इज़ अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन अबाउट अ पॉपुलेशन और फिनोमेना बीइंग स्टडीज। इट इज़ formulated based on the research question or problem under investigation. The statistical hypothesis can take two forms, the null and the alternative hypothesis, H1 and H नॉट। इसको अगर H नॉट आप लोग कर दें, जो नल हाइपोथेसिस होता है इसको हम H नॉट बोलते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे बात की गई है कि हमारा जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो क्या होता है, यानी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है, वो हमारा हाइपोथेसिस है जिसको हम टेस्ट या वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू स्टैटिस्टिकल टूल्स या स्टैटिस्टिकल मेजर्स। यानी वो हाइपोथेसिस जिसको हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स के थ्रू जो है वो चेक या वेरीफाई कर सकते हैं, उसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन अबाउट population or phenomena being studied. It is formulated based on the research question or problem under investigation. The statistical hypothesis can take two forms, the null and the alternative hypothesis. अब null hypothesis का दूसरा नाम maintain hypothesis या conjecture भी है, और कुछ बुक्स के अंदर इसका नाम statistical hypothesis भी लिखा हुआ है। कुछ बुक्स के अंदर आप लिख लें साथ बेशक, कुछ बुक्स में, ऑब्जेक्टिव बुक्स में null hypothesis is also called statistical hypothesis, तो ये भी लिखा हुआ है। तो एक पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है कि null hypothesis is also called, तो उसके अंदर भी यही अल्टरनेट हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस जो है इसके साथ लिखा हुआ था, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और नन का ऑप्शन था, तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली एग्जामिनर ने इसको स्टैटिस्टिकल ही उसका दुरुस्त आंसर कंसीडर करके ऐड किया होगा। तो आप लिख लें, मैं भी ऐड कर दूंगा। नल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम मेंटेन्ड हाइपोथेसिस या कंजंक्चर है। ये बताता है कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल कंसर्न। इसको हमेशा हम H नॉट फॉर्म में लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस को H नॉट फॉर्म में लिखते हैं, और इसके लिए हम जो है इक्वल टू का साइन लिखते हैं। जी, जहाँ पे आपने लिखा हुआ है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है H1 और आगे लिखा हुआ है H नॉट, वहाँ पे H2 नहीं आएगा। ये अच्छा H नॉट ऊपर, ठीक है, थैंक यू। बस मैंने ये समझा कि ये जो है ना H नॉट नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे H1 और H2 ही आएगा। ठीक है, मैं एक मिनट इसको ठीक कर लेता हूँ, थैंक यू। अच्छा, ये सर ये सेंड कर दीजिए, ये काफ़ी से ये स्टैटिस्टिक्स भी इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है बुक में जितनी आपकी स्लाइड पे है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। जी सर।
हाँ स्क्रीन शॉट ले लें, ये मैंने इसको अपडेट किया था। अच्छा देखें, नल हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे थे, इसको कंजक्चर कहते हैं। इट स्टेट्स, प्लीज़ सुन लें, इट स्टेट्स, क्वेश्चन एंड पे कर लीजिएगा। इट स्टेट्स दैट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द हाइपोथेसिस बिटवीन द वेरिएबल कंसर्न, यानी ये बताता है हाइपोथेसिस कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फ़र्ज़ करें हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड लर्निंग अचीवमेंट, यानी बच्चे को सज़ा देने से लर्निंग अचीवमेंट पे कोई असर नहीं होता। ठीक है जी, तो एंड मुमकिन है ठीक हो। तो जब दो वेरिएबल्स के दरमियान, यानी एक वेरिएबल्स के यूज़ करने से दूसरे के ऊपर कोई असर ना हो, तो हम कहते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जांपल है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द लर्निंग विद एंड विदाउट एक्टिविटीज़, इट कैन ओनली बी रिजेक्टेड नेवर। इसको हम सिर्फ रिजेक्ट करते हैं कि जी ये, इसको असेस करते हैं, ठीक है, इसको डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि ये वाकई इनके दरमियान रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, हम इसको जो है इस दूसरे को प्रूव करते हैं अल्टरनेटिव को, और इसको रिजेक्ट करते होते हैं। अब इसकी जो टोटली अपोजिट फॉर्म होती है वो होती है रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस कौन सा हाइपोथेसिस होता है? वो हाइपोथेसिस होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जो हमें ये क्लियरली बता रहा होता है कि देयर इज़ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल कंसर्न। ठीक है, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद होता है। इसको हम H1, H2 और H3 की शक्ल में लिखते हैं। इक्वल टू के अलावा बाकी तीनों जो साइन है हमारे, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, यानी एक चीज़ का दूसरे से ज़्यादा असर हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, या नॉट इक्वल टू, यानी नॉट इक्वल टू का मतलब ये है कि कोई ना कोई बात, कोई ना कोई रिलेशन इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर एक से ज़्यादा हम हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं तो हम इसको H1, H2, H3 से ऐसे मेंशन करते हैं। अच्छा, जब हम जो है एक से ज़्यादा बना रहे होते हैं ना, नल हाइपोथेसिस हमारे पास हों, ठीक है, तो इसके ऊपर हम ऊपर H के ऊपर कोई साइन डाल लेते हैं। ठीक है, H के ऊपर जो है कोई एक हल्की सी लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसको मेंशन करते हैं, H1, H2 और H3। अब देखें, जो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, इसका दूसरा नाम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, पेपर में पूछा जा चुका है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की फर्दर दो फॉर्म्स होती हैं। हमने कहा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इसकी दो शक्लें होती हैं, नल या रिसर्च या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव का हम कह रहे हैं कि इसकी भी फर्दर दो इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं। एक हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इसी तरह लिखा जाता है जिस तरह हमारा रिसर्च या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा जाता है, यानी इसके दरमियान हम ये कह रहे होते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो मौजूद है, बट वो रिलेशनशिप क्लियरली हमें एक डायरेक्शन नहीं दे रहा होता, एक सीमत नहीं दे रहा होता कि एक चीज़ का असर दूसरी चीज़ के ऊपर, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर यूज़ करने से उसका असर बढ़ता है या कम होता है। अगर तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये बता रहा हो कि इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें इजाफा होगा या कमी होगी। ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल फूड खाने से जो हार्ट डिजीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। अब ये हमारा जो है, क्या ये डायरेक्शन दे रहा है? जी यस सर, यस, ये दे रहा है। Yes, sir. तो ये हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम कहेंगे कि देयर इज़ रिलेशन बिटवीन हाई कोलेस्ट्रॉल फूड एंड हार्ट डिजीज़, अब इसमें ये देखें कि ये नहीं बताया जा रहा है इस हाइपोथेसिस के अंदर कि कोलेस्ट्रॉल फूड खाने से दिल की बीमारियां बढ़ती या कम होती हैं, ये नहीं बताया जा रहा, बट ये बताया जा रहा है कि देयर इज़ रिलेशन। तो ये कौन सा होगा? नॉन डायरेक्शनल होगा। ठीक है जी, ये पेपर में सवाल इस तरह से मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ आ सकता है, तो आपने ये देखना है कि अगर आपको ये नॉन डायरेक्शनल या इसको हम नल हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं? नहीं कह सकते, दिस इज़ नॉट नल हाइपोथेसिस। ये रिलेशन बता रहा है कि देयर इज़ रिलेशन बिटवीन हाई कोलेस्ट्रॉल फूड एंड हार्ट डिजीज़, तो इसमें रिलेशनशिप मौजूद होता है, नल हाइपोथेसिस नहीं है। ये रिसर्च या अल्टरनेट हाइपोथेसिस की फॉर्म है। ठीक है, टाइप है उसकी, सब टाइप है। अच्छा, उसके बाद है सिंपल हाइपोथेसिस। अब एक हाइपोथेसिस जो सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा हो, एक उसमें डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट होगा, वो हमारा सिंपल हाइपोथेसिस होगा। और जो दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा है वो हमारा कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगा। और लॉजिकल वो हाइपोथेसिस जिसको हम लॉजिकली, ठीक है, हम उसको वेरीफाई कर सकें लॉजिकली। जैसे यूँ समझ लें कि इसमें हम जो है
एनालिटिकल मेथड यूज़ करते हैं, क्रिटिसिज्म जैसे हमने बात की थी, तो इस तरह की मेजर जिसके अंदर होते हैं लॉजिक या रीजंस की बेस पे। और स्टैटिस्टिकल जिसको हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़, जैसे एनोवा, एनकोवा, मेनोवा, मीन, मीडियन, मॉड, इसी तरह वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ें जो है अप्लाई करके जिसको हम वेरीफाई करते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। ये मैं बता चुका हूँ कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये रैंडमली यूज़ होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च सारी की सारी हाइपोथेसिस बेस होती हैं। एक सवाल आपका आ सकता है कि हाँ, साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप या व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप इन साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये तकरीबन पेपर में आता है सवाल। तो साइंटिफिक मेथड जो है उसका दूसरा स्टेप होता है हाइपोथेसिस जनरेशन, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब देखें, इसमें पहला होगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है हाइपोथेसिस। या यूँ भी आ सकता है, जैसे शायद पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए होंगे उसमें पहला ऑप्शन होगा ही नहीं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, तो उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो अब जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से तो फिर यही होगा। तो इस तरह से भी सवाल आ सकता है। उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। आप हमारे यहाँ तो खैर रिसर्च नहीं हो रही, दुनिया में जहाँ भी रिसर्च हो रही है तो वो लिटरेचर रिव्यू किया जाता है और एक हाइपोथेसिस के अंदर, और आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है जिसको आप वो कहते हैं, क्या बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल को, साइनॉप्सिस। तो वो साइनॉप्सिस के अंदर बाकायदा आपको मेंशन करना होता है कि आपने ये लिटरेचर रिव्यू किया, ये रिसर्च रिपोर्ट पेपर था, तो उसमें से आपने ये स्टडी की, तो जो है वो इस पे पहले ये रिसर्च हो चुकी है, ये इसके दरमियान गैप मौजूद है, ठीक है। क्यों करते हैं हम? सबसे पहले हम ये देखने के लिए लिटरेचर, माइक ऑफ प्लीज़, कि अब तक जो है किसी एक टॉपिक या प्रॉब्लम पे कितना काम हो चुका है, मलेरिया पे कितना काम हो चुका है, ठीक है, कोविड पे कितना काम हो चुका है, ठीक है जी, कारपोरल पनिशमेंट पे लोगों ने कितना काम किया है स्कूल के अंदर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कितना वर्क हो चुका है। दूसरे नंबर पे कहाँ पे गैप मौजूद है, यानी कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, ये चीज़ देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे ये हम लिटरेचर रिव्यू इसलिए करते हैं कि हमें हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के अंदर, जैसे थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, हमें हेल्प मिल जाती है, ठीक है। इससे हमारी रिसर्च जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदे ने जब इसी पॉइंट के ऊपर रिसर्च की थी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था, जब उसने वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, यानी टेस्ट किया, क्वेश्चनर किया, सर्वे किया, इंटरव्यू किया, ऑब्जर्वेशन किया, कौन सा टूल यूज़ किया था, तो उसका टूल इफ़ेक्टिव रहा, वैलिड, रिलायबल था या नहीं था। तो इस चीज़ से हमें पता चल जाता है, हमारी रिसर्च को कंडक्ट करना आसान हो जाता है। डेफिनीशन है लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमेटिकली evaluating and interpreting the work done by the researcher and the scholar. It is the summary of previously conducted research on the same topic being investigated by the research. It is base for hypothesis development. ये हम बात कर चुके हैं। अब इसकी टाइप्स हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लें। आइडेंटिफाई योर क्वेश्चन, स्टेप्स इसके हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। देन रिव्यू द डिसिप्लिन स्टाइल, ठीक है, हमने अपने उसी कंसर्न टॉपिक से मुतालिक जो है हम अपना जो टॉपिक है उससे मुतालिक जो कुछ हो चुका है हम उसको स्टडी करना शुरू करते हैं। सर्च द लिटरेचर, मैनेज योर रेफरेंस, फिर हम क्या करते हैं अपने रेफरेंस नोट करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज एंड इवेलुएट, जो काम हो चुका होता है हम उसको क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं कि ये हुआ है तो यहाँ पे जो है वो कमी रह गई है, इसको करना चाहिए था। सिंथेसिस, फिर हम जो है वो क्या करते हैं अपना एक हाइपोथेसिस सिंथेसाइज करते हैं और रिव्यू लिखते हैं कि हमने ये देखा तो ये जो कुछ हो चुका है ये यहाँ पे इसकी ज़रूरत बाकी है। तो ये जो है 7 टोटल स्टेप्स हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर। जी, अभी मुझे टीचर्स ने बुक रिव्यू का कहा है, तो उसमें भी ये सेम कंटेंट्स यूज़ करूँ? हाँ, आप कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। लिटरेचर रिव्यू और बुक रिव्यू में डिफरेंस ये होता है कि लिटरेचर में आपका एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक होता है, आप उस प्रॉब्लम में क्या चीज़ें देखते हैं। जैसे पहले मैं बताया है कि आप अपना प्रॉब्लम देखते हैं और पहले से किया हुआ काम देखते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या था, अपना एरिया ऑफ स्टडी देखते हैं, उनका एरिया ऑफ स्टडी देखते हैं, उनका जो कि आपने कैसे करना है, फिर आप उनका रिसर्च जो डाटा कलेक्शन टूल है, यानी इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने यूज़ किया, डिवाइस या टूल यूज़ किया, वो कौन सा था, उस टूल को कैसे उन्होंने यूज़ किया, उस टूल के रिज़ल्ट कैसे उनको
उन्होंने वैलिड या रिलायबल रहे हैं कि बुक में ये होता है कि आपने सिंपली जो है बुक रिव्यू में आपने देखना होता है कि क्या जो कंटेंट है वो वैलिड है, यानी जो मेन हेडिंग है उससे रिलेटेड है, पहली बात। दूसरी, इसके अंदर जो एग्जांपल्स शामिल की गई हैं वो रेलिवेंट है। और तीसरा जो है ये जो एज लेवल है बच्चे का उसके अप्रोप्रिएट है, अगर ये टेक्स्ट बुक है वगैरह वगैरह, या उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो ठीक हैं लिखे हुए या गलत लिखे हुए हैं। सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, सोर्सेज जो है बुक्स, मैगजीन, आर्टिकल, न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स, इंसाइक्लोपीडिया, पीरियोडिकल्स, ब्लॉग्स, रिसर्च पेपर, रिसर्च रिपोर्ट्स, ये सारे के सारे हमारे क्या है, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू के रिसोर्सेज हैं। आप देखें जनरल रेफरेंसेस, इट इंक्लूड्स डिफरेंट आर्टिकल्स लोगों के लिखे हुए जो है उनको हम एज अ लिटरेचर रिव्यू हम देख सकते हैं। प्राइमरी सोर्स, एक बंदे ने रिसर्च की है, जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मैंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, और डायरेक्ट ही मैंने एक थीसिस, मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट अपनी बनाई। तो मेरी जो रिसर्च रिपोर्ट है, चूँकि मैंने ख़ुद जो है वो उसको वो किया, डाटा कलेक्शन की, प्रॉब्लम पे डाटा एनालिसिस किया, रिज़ल्ट या कंक्लूजन दिए, तो मैं उसका प्राइमरी सोर्स हूँ। अब देखें मेरे थीसिस को, मेरे रिसर्च रिपोर्ट को, रिसर्च आर्टिकल पेपर को एक और बंदा जो है वो अपनी किसी जर्नल के अंदर, अपनी किसी बुक के अंदर जो है मेरी परमिशन से वो पब्लिश कर देता है, या मेरे रिज़ल्ट्स को एक और बंदा जो है एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहा है किसी जगह पे, ठीक है, तो एक तीसरा बंदा उस बुक से कंसल्ट करके वो फिर मेरे रेफरेंसेस को या मेरे आर्टिकल्स को, मेरे टॉपिक को, मेरे टूल्स को अपनी किसी वर्क के अंदर शामिल कर, अब वो जो है सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। एक ये है कि मैं खुद हूँ, तो मेरे वर्क को मैं खुद जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये मैं प्राइमरी सोर्स हूँ, डायरेक्ट सोर्स हूँ, ठीक है जी। और एक और बंदा जो है अगर वो उसको अपनी किसी बुक, मैगज़ीन के अंदर, किसी रिपोर्ट के अंदर वो शामिल कर रहा है, वो सेकेंडरी सोर्स होगा। पब्लिकेशंस हैं, रिटन बाय द आथर हु वर नॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वर इन द इवेंट डिस्क्राइब्ड, जैसे टेक्स्ट बुक्स हमारी हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक्स में जो डाटा होता है वो मुख्तलिफ लोगों की जो प्राइमरी रिसर्च या प्राइमरी सोर्स है वहाँ से कलेक्ट किया होता है। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स, ये वही बात है कि डायरेक्ट सोर्स वही हैं जो जिन्होंने डायरेक्ट कोई काम किया होता है, इनडायरेक्ट वही होते हैं जिन्होंने किसी दूसरे के काम को अपने किसी वर्क के अंदर पब्लिश प्रिंट किया होता है, ठीक है। नोट टेकिंग ऑन स्टडी, notes are taken prepared by the student from study book, article, research magazine to use in future to make his or her study more effective and easier। तो ये लिटरेचर रिव्यू में भी हम नोट टेकिंग करते हैं, और टीचर जब कोई टास्क देता है तो उसमें भी नोट मेकिंग या नोट टेकिंग की जाती है। जी सर, अगर लाइब्रेरी रिसर्च हो तो सर मतलब हिस्टोरिकल डाटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है? देखिए वो अगेन डिपेंड करेगा ना आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा लाइब्रेरियन के पास, वो आपको बता सकता है, डायरेक्ट करेगा कि आपने मसलन कहना है कि जी वर्ल्ड वार 1 पे हमें बुक्स चाहिए, ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल टॉपिक है कि वर्ल्ड वार 1 से जो है जो इकोनॉमी है वो कितनी डिस्टर्ब हुई थी दुनिया की, फ़र्ज़ करें ये आपका टॉपिक है, यानी टॉपिक ये हो सकता है कि देयर इज़ इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार 1 ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, फ़र्ज़ करें ये टॉपिक है आपका। अब आप उस पर ये देखेंगे कि बुक सर्च करेंगी वर्ल्ड वार 1 पे लिखी हुई जितनी भी हैं, वो आपको लाइब्रेरियन गाइड करेगा कि ये बुक हमारी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल हैं, आप वो स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद उसमें जो अपने रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हम अभी नोट टेकिंग की बात की, वो नोट मेकिंग आप करती रहेंगे और एंड पे जो है आप उसका रिव्यू लिख देंगी। सैम्पलिंग टेक्निक, पॉपुलेशन किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिसर्चर फ्रॉम वेयर अ रिसर्चर कलेक्ट सैम्पल्स, ठीक है। आप ने ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हैं उनके अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है फ़र्ज़ करें, या उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो कंपैरेटिवली प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब मसलन ये हम कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल हैं उनकी क्रिटिकल या क्रिएटिव स्किल्स या एबिलिटीज़ कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर के बच्चों से ज़्यादा है, यह आपका एक हाइपोथेसिस है। अब इसके लिए आप सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन, हमने क्या कहा है? पंजाब, तो पूरे पंजाब के स्टूडेंट हमारी पॉपुलेशन है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिसर्चर। तो हम बात कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर, पंजाब में जो, या किसी डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर लें तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर
उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जितने भी बच्चे होंगे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले वो आपकी पॉपुलेशन है। अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेज पे आके उस सारे को तो आप नहीं, हर एक बच्चे का इंटेलिजेंस या क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो जज नहीं कर सकते आप। अब आप क्या करते हैं, अपनी ईज़ के लिए आप सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग किसको कहते हैं कि वो जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है उसमें से आप एक्सेसिबल पॉपुलेशन यानी जहाँ तक आप इजीली जिनसे डाटा इकट्ठा कर सकते हैं आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिसर्चर फ्रॉम वेयर अ रिसर्चर कलेक्ट सैम्पल इज नाउन एज पॉपुलेशन। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, टारगेट पॉपुलेशन एंड एक्सेसिबल पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन होती है जिस पे फिर आपने रिज़ल्ट जनरलाइज करने होते हैं। सपोज़ हमने पंजाब की बात की है तो आप जो है वो 200 स्कूलों से डाटा कलेक्ट करने के बाद पंजाब के 54,000 सरकारी स्कूलों के ऊपर डाटा जो है वो उसको जनरलाइज कर रहे होंगे। तो अब टारगेट पॉपुलेशन कौन सी होगी, 2,200 या फिर 54,000? जी अल्लाह वालो क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। चलो जी। और सर 2000 वो हमारे 200 Question है। देखें जी, पंजाब की बात है, पंजाब के अंदर 54,000 स्कूल हैं, फ़र्ज करें, सुने दोबारा सुने, 54,000 स्कूल हैं पंजाब के अंदर। सुन लेना आप, ओ अल्लाह के नेक बंदो नेक बंदियों सुन लो, पंजाब के अंदर 54,000 स्कूल हैं, ठीक है। 54 के 54,000 को रिसर्चर स्टडी नहीं कर सकता, तकरीबन को 20 लाख बच्चे बनेंगे, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा, कुछ 40-50 लाख बच्चे बनेंगे शायद, बल्कि पंजाब के अंदर आई थिंक 1 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में सेकेंडरी लेवल पे, आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है, ये लिखिएगा नहीं। अच्छा अब देखिए, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चलें पंजाब की बात कर लेते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट की चलें कर लें, एक डिस्ट्रिक्ट की आप बात करें, लाहौर की कर लेते हैं, लाहौर के अंदर 2,000 स्कूल हैं फ़र्ज़ करें। अब एक रिसर्चर 2,000 स्कूल के 50,000 बच्चे तो नहीं स्टडी कर सकता, उसने क्या करना है, उसमें से कुछ स्कूल सेलेक्ट कर लेगा वो, ठीक है, उसमें से कुछ स्कूल सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। तो अब मैं ये बात कर रहा था कि अब देखें ना 2,000 स्कूल हैं, अब 2,000 स्कूलों को तो रिसर्चर स्टडी नहीं कर सकता, क्या कर सकता है जी? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर करना चाहे तो अपनी एक सारी जिंदगी लग जाएगी उसमें से जी। वो डिस्ट्रिक्ट में से ना किसी तहसील को ले लेंगे। मेरा सवाल ये था कि क्या वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का डाटा, देखें बात सुने ना, सारे ना बोलना शुरू हो जाएगा ना प्लीज़, क्लास का डेकोरम रखा करें मेंटेन, सारे ना बोला करें, किसी की मुझे तो नहीं समझ आ रही कौन क्या करे। सवाल इतना था, उसको नहीं जवाब दें, सवाल था क्या वो 2,000 स्कूलों का डाटा कलेक्ट कर सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल, बात ख़त्म, नॉट पॉसिबल, बस इतना सा जवाब। अब आगे चलते हैं। अब देखें कल को उसने जो है वो 20 स्कूलों से डाटा लिया, फ़र्ज़ करें 50 या 100 से ले लिया, तो अब उसने जब बात करनी है तो उसमें था कि इम्पैक्ट ऑफ AVO एड्स ऑन लर्निंग अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स, देखें ऑन लर्निंग अचीवमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर स्कूल्स एट सेकेंडरी लेवल, फ़र्ज़ करें। तो अब देखें इन डिस्ट्रिक्ट लाहौर, अब लाहौर माइक ऑफ प्लीज़, तो डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर उसने जो है माइक ऑफ कर दो यार प्लीज़, पता नहीं कौन सी ज़ुबान समझते हैं आप, तंग करना फ़र्ज समझा हुआ है मुझे। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि लाहौर के 2,000 स्कूलों में उसने जो है फ़र्ज़ करें 50 स्कूलों से डाटा कलेक्ट किया। अब जब उसने रिज़ल्ट जनरलाइज़ करने हैं तो वो रिज़ल्ट कैसे जनरलाइज़ करेगा? सिर्फ उन 20 के ऊपर करेगा या पूरे लाहौर पे करेगा? 20 के ऊपर करेगा और जो उसको उसकी बेस पर वो शो करेगा, पूरे लाहौर पे जनरलाइज करेगा, बस यही पूरे लाहौर पे करेगा। यस, पूरे लाहौर पे, इसी को कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन, यानी उसका पूरा लाहौर के बच्चे स्कूल उसकी टारगेट पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन टू विच द रिसर्चर वुड लाइक टू जनरलाइज हिज रिजल्ट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द सैंपल सेलेक्टेड फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन। सैंपल हम टारगेट पॉपुलेशन से लेते हैं, ठीक है, तो उस 2,000 में से हमने जो सैंपल सेलेक्ट किया उससे जो डाटा कलेक्ट करेंगे तो उस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर हम जनरलाइज करेंगे। बट याद रखिएगा कि टारगेट पॉपुलेशन इज़ नॉट ऑलवेज़ एक्सेसिबल, टारगेट पॉपुलेशन हमेशा आपकी एक्सेसिबल नहीं होती, ठीक है। आप एक स्कूल से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, छोटा आपका पॉपुलेशन है, फिर तो पॉसिबल है, बट जब आपकी रिसर्च लार्जर लेवल पे स्केल पे होती है
डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल, नेशनल, ग्लोबल, तो आपके लिए इम्पॉसिबल होता है कि आप टारगेट पॉपुलेशन को एक्सेस कर सकें, तो फिर आप उस पर रिज़ल्ट जनरलाइज करते हैं। देन है इसकी दूसरी टाइप होती है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन का वो हिस्सा जहाँ तक रिसर्चर इजीली पहुँच सकता है, 50 स्कूल, 60 स्कूल, 2000 लाहौर के 2000 में से 200 स्कूल, वहाँ तक वो इजीली पहुँच सकता है, तो इसको एक्सेसिबल पॉपुलेशन कहेंगे। अब सैम्पल क्या होता है, एक पॉपुलेशन का, एक टारगेट पॉपुलेशन से एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो सब्जेक्ट्स का सेलेक्ट किया जाता है उसको सैम्पल कहा जाता है। अ सैम्पल स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस इज़ नाउन एज सैम्पल। और सैम्पल लेने का जो तरीक़ाकार है इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। और सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं वो दो होती हैं, एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, इसका दूसरा नाम होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है जी। और जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है जी, सैंपल में और असेसिबल पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होगा? देखें, एक्सेसिबल पॉपुलेशन हम ये कह रहे हैं कि जहाँ तक वो पहुँच सकता है, इसमें सैम्पल का आप रिलेशन ना बनाएं, क्योंकि सैम्पल तो है आपका जो है वो एक्सेसिबल पॉपुलेशन सैम्पल से ज़्यादा भी हो सकती है। मसलन वो सिर्फ 20 स्कूलों को एज अ सैम्पल ले रहा है, बट उसकी एक्सेस 200 स्कूलों तक थी, 100 स्कूलों तक थी। ठीक है, तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन और सैम्पल सेम भी हो सकते हैं, बट जो है आपका सैंपल एक्सेसिबल पॉपुलेशन से कम भी हो सकता है। ये अगेन डिपेंड करता है आपके रिसर्च टाइप के ऊपर कि आप किस तरह के रिसर्च यूज़ करें, उसके लिए आपको कितना सैंपल साइज चाहिए मिनिमम। अच्छा, देखें, अब हमने बात की है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको जो है रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी इसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। एक सवाल इसमें से आएगा, आप लिख रहे हैं मेरी बात, ठीक है। रिसर्च में एक सवाल ये हाइपोथेसिस से आता है, एक यहाँ से आता है, एक आपका बेसिक अप्लाइड और एक्शन रिसर्च से आता है ये, और एक जो है आपके जो नॉयर स्केल है, एक वहाँ से सवाल आता है। ठीक है, एक वेरिएबल से सवाल आता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से अक्सर। ये 4-5 जगहों से एक सवाल इंशाल्लाह आएगा। तो जब आपकी इसमें जब आप सैम्पलिंग कर रहे हो और आप हर जो आपका सैम्पल है या इंडिविजुअल या सब्जेक्ट है आपकी पॉपुलेशन के अंदर, उसके पास इक्वल चांसेस हो बीइंग सिलेक्शन एज सैम्पल, तो इसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी इसका उल्ट होगा। ठीक है, यानी आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल आ सकती है। ठीक है, इसकी सब टाइप्स पूछी जा सकती हैं कि प्रोबेबिलिटी की सब टाइप्स कौन सी है, नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी है। सेंसस स्टडी, आपका जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी है, तो आप वहाँ सैम्पल ड्रा नहीं करते उस वक्त। आप क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को एज अ होल जो है स्टडी करते हैं, सैम्पलिंग नहीं करते वहाँ पे। उसको हम सेंसस स्टडी कहते हैं। ऐसी रिसर्च जिसके अंदर आप सैम्पलिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी पूरी पॉपुलेशन को एज अ होल इन्वेस्टिगेट या स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसको सेंसस स्टडी कहा जाता है। डाटा कलेक्शन फ्रॉम द ऑल पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ सैम्पल। ठीक है जी, जैसे आप एक स्कूल से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका सैम्पल साइज़ ही टोटल 200 बच्चे हैं एक स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल में। तो अब आप वहाँ पे क्या करेंगे, एक्शन रिसर्च है आपकी, तो आप वहाँ से क्या करेंगे, आप सारी पॉपुलेशन को ही स्टडी कर लेते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैंडम सैम्पलिंग एंड रैंडम असाइनमेंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जी। क्या डिफरेंस होगा आप बता रहे हैं मुझे जी, प्लीज़। जी, ओ अल्लाह के बंदो, रैंडम असाइनमेंट पढ़ा हुआ है आपने? सर रैंडम सैम्पलिंग में हम ये देखेंगे कि हर एक को जो इक्वल चांस मिल सकता है सिलेक्ट होने। रैंडम सैम्पलिंग तो रैंडम सैम्पलिंग में हर एक के पास इक्वल चांस हो। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, उसमें ना हम रैंडमली ना असाइन करेंगे सब्जेक्ट। यस। और जो रैंडम असाइनमेंट है, इसमें जो हमने सैम्पलिंग की है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। एक को इसको मैंने और डेफिनेशन को और सिंपल कर दिया। देखें, रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन होती है, टारगेट पॉपुलेशन, उसमें से जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं
तो हम सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, पहले आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस सैंपल को आप क्या करते हैं, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिवाइड करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई रिपीट, कि आप जो है, आपकी पॉपुलेशन थी 5000, ठीक है, 5000 स्टूडेंट्स, आपने उसमें से 100 स्टूडेंट्स रैंडमली सेलेक्ट कर लिए। अब उस 100 को आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल। तो अगेन आप क्या करते हैं, दोबारा उनको मिक्स करके उनको भी रैंडम तरीके से आधों को कंट्रोल में, आधों को एक्सपेरिमेंटल में रखेंगे। तो इसको कहते हैं असाइनमेंट या रैंडम प्लेसमेंट। तो रैंडम सैम्पलिंग में आप पॉपुलेशन से जब सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं रैंडमली, तो ये रैंडम सैम्पलिंग होगी, ठीक है। ये नॉन रैंडम भी हो सकती है। इसी तरह रैंडम असाइनमेंट इसके अपोजिट है कि जब उन सेलेक्टेड, जो रैंडमली सेलेक्टेड हैं आपके इंडिविजुअल सैंपल्स, उनको अगेन आप रैंडमली डिवाइड करते हैं कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। दूसरी मरतबा आप रैंडमाइजेशन कर रहे हैं, इसको हम जो है रैंडम असाइनमेंट कहते हैं। और ये भी नॉन रैंडम असाइनमेंट भी हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सर इसका मतलब है सैम्पलिंग में ग्रुप नहीं ना बनेंगे, यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि सैम्पलिंग हाँ, में सैम्पलिंग में आप ग्रुप नहीं बनाते, आप ग्रुपिंग करते हैं रैंडम असाइनमेंट के अंदर आके उन सैंपल्स की। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप देखें, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसको लॉटरी मेथड या लकी ड्रा कहते हैं। लकी ड्रा या लॉटरी मेथड जो आपका होता है, LOTTERY होता है ना इसकी स्पेलिंग। तो लॉटरी मेथड या फिर लकी ड्रा, ये आपके जो है वो क्या हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की एग्जांपल्स हैं। उसमें क्या करते हैं, आप पर्चियाँ पूरा डाल लेते हैं और पर्ची उठा लेते हैं। मसलन जो है वो 500 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, तो जो है वो 10 पर्चियाँ उठा लेंगे उसमें से। तो ये भी मिक्स करके, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। उसके बाद है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, नंबर असाइन कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन को। मिसाल के तौर पर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 100 की, और हमने जो है वो सैंपल साइज़ लेना है 10। कितना लेना है, 10। तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर कोई रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, मसलन 1 से लेकर 10 तक नंबर हमारे पास पड़े हैं, पर्ची डालेंगे, कोई एक नंबर हम उठा लेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर आ जाता है 5, ठीक है। तो अब हम जो है क्या करेंगे, 5, 15, 25, 35, 45, 55 और इसी तरह 95 तक, यानी हर 10 में से एक नंबर जो है हम वो चुनते जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इट इज़ अ सैम्पलिंग इन विच इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट बाय टेकिंग एवरी nth नंबर नेम आर नंबर, ठीक है। हमारे पास अब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें जो है हमने टोटल कितने नंबर्स लेने हैं। अगर इसी में से हमने 100 लेने होते, फ़र्ज़ करें हमने इसी में से क्या लेने होते, 100 में से 20 नंबर हमें सैंपल चाहिए होते, तो हम क्या करते, पहले 10 में से दो पर्चियाँ उठाते, ठीक है। फ़र्ज़ करें पहली पर्ची आ जाती 3 और दूसरी आ जाती 9, तो हम 3, 13, 23, 33, इसी तरह 9, 19, 29 इस सीक्वेंस में आगे मूव करते चले जाते। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक एग्जांपल है कि n इज़ इक्वल टू, यानी इसमें जो सैंपल होता है इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट डिज़ाइड फॉर द सैंपल। फ़र्ज़ करें टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 500 है, हमें सैंपल चाहिए 10%, ठीक है। तो 10% इसका कितना बनेगा, 500 का ये 10 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा जी, 5000 है, तो इसका 10% अगर आप निकालें तो इसका 10% 500 बनेगा। तो 500 को यानी 5000 को 500 पे तकसीम करें तो आपके पास जो जवाब है वो कितना आता है, 10 आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एवरी 10th नंबर लेना है, एवरी 10th नंबर लेना है। अब देखें, अगर आप यहाँ वो कहता है कि जी आपको सैम्पल साइज़ चाहिए 20%, तो फिर आप क्या करते, एवरी 20th नंबर जो है वो आप जो है वो सेलेक्ट करते जाती है, यानी हर 20 के बाद वो नंबर रिपीट होता, ठीक है जी। उसके बाद इसकी समझ लगी है जी? जी सर। अच्छा, अब उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर किसको कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को। क्लस्टर किसको कहते हैं, किसी फैमिली, क्लास या ग्रुप को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फ़र्ज़ करें हैं कोई 50 स्कूल हैं और उसमें से जो है हमने 6ठी क्लास के बच्चों का डाटा लेना है मिसाल के तौर पर, ठीक है। हमने 5वीं क्लास के बच्चों से
उनकी सैम्पलिंग करनी या उनसे कोई डाटा कलेक्शन करनी है फ़र्ज़ करें, तो हम क्या करते हैं, हमारे 500 स्कूलों में हैं, हर स्कूल के अंदर फ़र्ज़ करें 100 बच्चा है आगे, तो बजाय इसके कि हम हर स्कूल में से 5-5 10-10 बच्चे या 2-2 बच्चे सेलेक्ट करें, हम क्या करते हैं, हम कोई 10 स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली, यानी उन 10 स्कूल से मुराद उनकी 10 क्लासेस सेलेक्ट कर लेते हैं और उन्हीं बच्चों से डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। यानी इसमें हम क्या करते हैं, एक पूरी क्लास को, एक पूरी फैमिली को, यानी हमने 50 फैमिली फ़र्ज़ करें, उनके मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके रहन सहन देखने थे, तो हम क्या करते हैं, एक फ़ैमिली को हम सेलेक्ट कर लेंगे रैंडमली कैसे करते हैं, वही पर्चियाँ डाल के कर लेंगे हम, ठीक है जी। तो डिफरेंट यानी कंप्यूटर बेस भी हो सकती है ये। तो डिफरेंट क्लस्टर और ग्रुप्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इंटायरली, दीज क्लस्टर्स आर नॉट फर्दर सब डिवाइडेड, यानी पूरी फैमिली या क्लास को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको फर्दर डिवाइड नहीं करते। इट इज़ यूज्ड व्हेन द टारगेट पॉपुलेशन इज़ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो हम अपनी आसानी के लिए जो है बजाय इसके कि उन 500 स्कूलों के 5000 बच्चों के पास जाएं, तो करीब के जो स्कूल हैं, कोई 100-150 करीब स्कूल करीब लगता है, तो उनमें से हम क्या करते हैं, रैंडमली कुछ स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटा कहते हैं एक ग्रुप को। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसके लोगों की खसूसियात आपस में मिलती जुलती हैं। अब जैसे यहाँ पे अब ये आप एग्जांपल देखें, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, ये एग्जांपल है। तो ये हिंदू, इससे मुराद ये है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी जो नज़रियात हैं वो मिलते जुलते हैं, ज्यूज़ के भी ऐसे होंगे, मुस्लिम्स के भी ऐसे होंगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर उन ग्रुप्स के अंदर से रेंडमली सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। हम यहाँ पे जैसे ऊपर क्लस्टर में था ना कि हमने क्या किया, हमने पूरा ग्रुप ले लिया, इसमें हम क्या करते हैं, पहले पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, हिंदू, ज्यूज़ एंड मुस्लिम अलग कर लेते हैं, मेल एंड फीमेल क्लास में स्टूडेंट्स को अलग कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्लास में 60 बच्चियाँ हैं और 40 बच्चे हैं, तो हमने 10 हमें सैम्पल साइज़ चाहिए, तो 6 बच्चियाँ हम लेंगे रैंडमली और 4 हम बच्चे लेंगे। तो पहले ग्रुपिंग करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, उस एक ग्रुप यानी हर एक ग्रुप से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम सैम्पल सेलेक्ट करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें ये बच्चियाँ होती हैं 80, बच्चे होते 20 क्लास के अंदर, जब बच्चे 80 बच्चियाँ 20, तो हम जो है जो 80 थे उसमें से 8 बच्चे लेते और जो 20 थे उसमें से हम क्या करते, हम जो है वो 2 स्टूडेंट्स हम लेते, ठीक है जी। पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स और स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मीन ग्रुप ऑफ मेंबर दैट शेयर कॉमन कैरेक्टर्स। एवरी सब ग्रुप हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सैम्पल एज दे एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे देखें, तो जैसे वो बच्चियों वाली एग्जांपल भी मैंने आपको दी है, 20, 200, 400, 600, तो इसमें सैम्पल हमें 50, 100 और 150 चाहिए था, तो इसका प्रोपोर्शन जो है वो इस तरह बनेगा 1, 2, 3। वो इसको जो है प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग भी कहते हैं। जब हम सेवरल ग्रुप्स में से अकॉर्डिंग टू जो है उनकी जो ग्रुप का साइज़ है उसकी बेस पे सैम्पलिंग करते हैं, तो इसको प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग भी कहते हैं। लेकिन स्ट्रेटिफाइड कब होगी, जब आप उसको पहले ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उस ग्रुप में से प्रोपोर्शनेट सैम्पल लेते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगी। ये इंपॉर्टेंट है, वेट कीजिएगा जी 1 मिनट प्लीज़। जी जी जी, क्लास हाले हैं जी 15 मिनट, बल्कि 5-10 मिनट। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। ओके जी। अच्छा आप देखें जी, जी क्या दोबारा बताना है? स्ट्रैटिफाइड और ये प्रोपोर्शनल सैंपलिंग का डिफरेंस दोबारा। देखिए स्ट्रैटिफाइड की समझ लग गई है ना आपको। प्रोपोर्शनेट किसको कहते हैं? आपके पास जो है वो फ़र्ज़ करें 2 क्लासेस हैं, ठीक है, एक स्कूल है, आपने 2 स्कूलों से डाटा लेना है। मिसाल के तौर पर 2 स्कूलों से सैंपल सेलेक्ट करने। एक स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चों की तादाद है 100, दूसरे स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चों की तादाद है 50।
अब आपको फ़र्ज़ करें टोटल सैंपल कितने चाहिए, 15 चाहिए। तो अब आप ऐसे नहीं करते कि जो जिनकी 50 तादाद है उनमें से भी आधे ले रहे हैं, ठीक है, यानी 7 ले रही हूँ, और जिनकी 100 तादाद है उनमें से भी 7, ऐसे नहीं करेंगे। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि एक ग्रुप का जितना साइज़ है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप उसमें से उतने ही सैंपल सेलेक्ट करेंगे। अब 100 वाले में से आप 10 कर लेंगे, आपको 15 चाहिए, 150 पॉपुलेशन है आपकी फ़र्ज़ करें, और 50 वाले में से 5 कर लेंगे। ये प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग है। यानी ये देखें ना, पहले हमने सब ग्रुप में डिवाइड किया और फिर उसमें प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग किया, ये वाली। तो अगर हम सिंपली आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग, तो उसको फिर आप ये कह सकते हैं कि एक ग्रुप का जितना साइज़ होता है, ठीक है, तो उस ग्रुप के साइज़ के अकॉर्डिंग जितना हमें सैंपल चाहिए थे हम उतना ही हम उसमें से वो लेते हैं, सैंपल लेते हैं। यानी एक ग्रुप की जो टोटल तादाद है वो फ़र्ज़ करें 50 है, दूसरे ग्रुप की तादाद फ़र्ज़ करें वो 40 है, हमें 9 स्टूडेंट चाहिए, 9 सैंपल चाहिए, तो जिसमें से जिसकी तादाद 50 है उसमें से हम 5 लेंगे, जिसकी 40 है उसमें से 4 ले लेंगे। ये प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग है। टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी, अब इसमें इक्वल चांस नहीं होंगे, इसमें उसकी बायसनेस शामिल होंगी। इसमें सबसे पहले है कन्वीनियंस, एक्सीडेंटल या हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग, ठीक है। एक शॉपिंग मॉल के अंदर लोग मौजूद हैं, उनसे वो कोई बंदा इंटरव्यू ले लेता है कि जी महंगाई से आप कितने परेशान हैं, या इस माल की सहूलियात से आप लोग कितने जो है वो सेटिस्फाई हैं। एक रमज़ान बाज़ार में एक साफ़ी चला जाता है या रिसर्चर चला जाता है, वो उसका मकसद है कि वो जो लोग हैं, अब पब्लिक है, उससे वो डाटा कलेक्ट करे कि वो इस रमज़ान जो बाज़ार के पैकेजेस हैं उससे कितना सेटिस्फाई हैं। फ़र्ज़ करें हम मिसाल के तौर पर इसको एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। अब वो बजाय इसके कि वो मुख्तलिफ़ लोगों का डाटा लेके कौन कौन यहाँ से चीज़ें परचेज़ करके क्या वो वहीं रुक जाता है, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं या आते हैं उनसे फ़ौरी इंटरव्यू कर लेता है जी। तो ये अचानक से है, ना उसको पता है कि किसका इंटरव्यू होना है, ना अगले बंदे को पता है कि मुझसे किसी ने इंटरव्यू लेना है। तो इसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल या हैपहैज़र्ड। तो इसको कन्वीनियंस हम इसलिए कहते हैं कि वो अपनी आसानी के लिए वहीं खड़ा होकर सबसे इंटरव्यू कर रहा होता है। तो इसमें बाइसनेस उसकी शामिल है, वो किसी उसकी मर्ज़ी है किसी से ले किसी से ना ले। तो सैंपल इज़ सेलेक्टेड विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल आर अवेलेबल टू द रिसर्चर, इट इज़ कंसिडर्ड, ये देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईजीएस्ट, चीपेस्ट एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड मोस्ट यूज टेक्निक फॉर नॉन रैंडम सैम्पलिंग। याद रखिएगा ये, ठीक है। मसलन वो किसी को वर्कर से एक फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले उसी फैक्ट्री के मुलाजमीन से पूछ लेता है, ठीक है, कस्टमर्स एट सिंगल मॉल। उसके बाद है परपोजिव या जजमेंटल सैम्पलिंग। परपोजिव या जजमेंटल का मतलब ये होता है कि इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, पर्पस, कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, और जजमेंट इसके अंदर शामिल होती है। क्लास के अंदर बच्चे बैठे होते हैं, एक रिसर्चर को चाहिए कि जो क्रिटिकल थिंकिंग उसने मेजर करनी है, वो देखता है कि ये 5 बच्चे जो है ना ये क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अपनी जजमेंट यूज़ करता है कि इनको होना चाहिए सैंपल के तौर पर, तो वो उन्हीं को शामिल कर लेता है कि ये सवाल जवाब ज़्यादा करते हैं, तो चलें इनको जो है वो मैं शामिल कर दूँ। तो रिसर्चर बिलीव दैट सम सब्जेक्ट्स आर मोर फिट फॉर हिज और हर रिसर्च एंड बेस्ड ऑन हिज और हर पर्सनल जजमेंट सैंपल इज़ सेलेक्टेड पर्पसफुली। मकसद तो साफ ज़र है उसका, वही है कि ये मुझे अच्छा डाटा देंगे। तो पर्पस और जजमेंट ये दोनों इसके अंदर शामिल होती हैं परपोजिव सैम्पलिंग के अंदर, इसलिए इसका दूसरा नाम जजमेंटल सैम्पलिंग भी है। इज़ अ सैम्पलिंग फॉर ऑफ स्पेशल इंस्टीट्यूशन टू सेलेक्ट यूनिक केसेस। उसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में ये होता है जी प्यारे चाचू नौशीन, ये किसको कह रही हैं प्यारे चाचू, बंद करें माइक अपना। कोटा सैम्पलिंग, अब देखें कोटा सैम्पलिंग क्या होता है। कोटा सैम्पलिंग में क्या किया जाता है कि एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि ये लोग तो आपकी स्टडी के अंदर शामिल होंगे ही होंगे। मिसाल के तौर पर आप जो है सरकारी मुलाजमीन का डाटा लेना चाह रहे हैं, उनसे इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, तो एक कोटा फिक्स होगा कि इसके अंदर जो है 10% आर्मी के होंगे, 10% पुलिस के होंगे, और जो है वो 20% जो है इसके अंदर रेवेन्यू के लोग होंगे, बाकी जनरल होंगे, ठीक है। तो जब आपके पॉपुलेशन में से एक कोटा स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि इनको आपने लाजमी लेना है, तो इसको हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। तो इसमें भी आपकी जो कहते हैं कि रैंडमाइजेशन नहीं हो रही, सैम्पल इज़ सेलेक्टेड बेस्ड ऑन फिक्स कोटा, जैसे आर्मी पर्सनल का कोटा, टीचर्स का कोटा, लेबरर्स का कोटा, तो ये इसके अंदर भी बाइसनेस शामिल होती है। उसके बाद है स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको हम नेटवर्क, चेन, रेफरल, रेपुटेशनल, रेस्पोंडेंट ड्रिवन सैम्पलिंग कहती हैं। सारे इसके नाम है, सारे ही आपने याद करने हैं। स्नोबॉल, आप लोग जो है वो पिछले इस सीज़न में शायद आप में से कोई गया हो
तो बर्फ़ का गोला जो है वो उठाते हैं हिली एरियाज़ पे जाके, एक पे फेंकता है, वो अगले पे फेंकता है, वो अगले पे फेंकता है। तो ये है स्नोबॉल, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जब हमारे सैंपल लिमिटेड होते हैं, थोड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसी को कहते हैं यार किसी अगले का भी बता दें। मिसाल के तौर पर आपको जो है वो जहाज़ों का डाटा चाहिए, जहाज़ समझते हैं, निशाई भंगी जो होते हैं, तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, आप उनसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो आपको 5-7 का तो पता है कि फ़लाँ चौक पे वो बैठे होते हैं, आप उनके पास उनसे पूछते हैं यार अपने दोस्तों का बताएं, वो आपसे अगली किसी एरिया या चौक का बताते हैं कि वहाँ पे हमारे जो है ना दोस्त आपको मिलेंगे। वो वहाँ चला जाता है, उनसे फिर पूछता है कि यार अगले कहाँ मिलेंगे मुझे, वो आगे रेफ़र कर रहा है, तो जो वो बता रहे हैं उन्हीं के पास वो जा रहे हैं। तो ये भी नॉन रैंडम हुई, तो इसको कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसको हम जैसे देखें ना, नेटवर्क, एक अगले को उससे अगले उनका नेटवर्क एक होता है या चेन होती है, रेफरल एक दूसरे के हवाले कर रहे कि फ़लाँ के पास चला जाएं, ठीक है। रेपुटेशनल रेस्पोंडेंट ड्रिवन इसको कहते हैं। डबल और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, डबल या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, पहले पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं नॉन रैंडमली, फिर नॉन रैंडमली उन ग्रुप्स में से हम फिर सैम्पल सेलेक्ट करते हैं। इसको डबल या, अब ये देखें डबल या मल्टी स्टेज उधर भी आ सकती है, रैंडम के अंदर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। एक पॉपुलेशन को आप उसके अंदर सेलेक्ट करें ग्रुप के अंदर, और उस ग्रुप में से फिर आप रैंडमली या नॉन रैंडमली सैम्पल ले रहे हो, तो ये डबल या मल्टी स्टेज होते हैं। उसके बाद अडॉप्टिव सैम्पलिंग, अर्ली ऑब्जर्वेशन। अडॉप्टिव सैम्पलिंग से मुराद ये है कि आप जो है क्लास के अंदर गए हैं, तो आप 2-4 लोगों को आपने देखा, उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ, तो जब सैम्पल सेलेक्ट करने की बारी आएगी तो आप उन्हीं को ही सिलेक्ट करेंगे। एक हम पढ़ेंगे हालो इफेक्ट रिसर्च उसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ना 1920 के अंदर एक उसके अंदर आर्मी, यूएस आर्मी जो ऑफिसर को ना प्रमोशन हो रही थी, तो उसके अंदर सेरेमनी के अंदर वो गया, तो उसने देखा कि जो सीनियर ऑफिसर थे ना, उनकी जो परसेप्शन थी कि ये अफसर ने फ़लाँ जगह अच्छा काम किया था, तो आगे चल के ये फ़लाँ काम भी अच्छा कर सकता है। अब ये क्या चीज़ है कि वो उसको जो अनसीन उसका बिहेवियर है ना, उसके साथ लिंक कर रहा है उसके सीन बिहेवियर को, ठीक है। इसी को कहते हैं अडॉप्टिव सैम्पलिंग, कि उसने जो पहले उसका एक बिहेवियर देखा, उसने कहा कि जी ये उस वक्त तो अच्छे सवाल जवाब कर रहा था, अच्छे रिस्पांस दे रहा था, तो ये रिसर्च में भी अच्छे रिस्पांस दे रहा है, तो ये रिसर्च के अंदर अडॉप्टिव सैम्पलिंग है, ठीक है। और प्रमोशन के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन इदारे के अंदर प्रमोशन में इसको हॉलो इफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू इनसाइट दैट अ सब्जेक्ट कैन प्रोवाइड। तो एक जो सब्जेक्ट है वो आपको कोई नया आइडिया दे सकता है कि आपको इस तरह करना चाहिए, तो आप उसकी आइडिया के बेस पे आप सैम्पलिंग जब करेंगे, उसके आइडिया के बेस पे, तो इसको थ्योरेटिकल सैम्पलिंग कहते हैं। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, तो इट इज़ लाइक परपोजिव बट गैदर सैम्पल अनटिल रीचिंग अ सैचुरेशन पॉइंट, नो न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में वो सही तरह ही होता है कि आप एक बंदे से पूछते हैं, फिर वो दूसरे का बताता है, तीसरे का, चौथे का, बट डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है, उसके अंदर जो है आपकी सैम्पलिंग लिमिटेड हो जाती है, यानी आप को जो है वो आपको ज़्यादा चाहिए होते हैं, लोग आपको मिलते नहीं हैं रेफरल या स्नोबॉल के अंदर। लेकिन इसमें सीक्वेंशियल के अंदर ये होता है कि आपको जो है आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाते हैं। सैचुरेशन से मुराद ये है कि आपने 50 लोगों का डाटा चाहिए होता है, तो आपके पास अवेलेबल ज़्यादा होते हैं सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में। करते इसको भी उसी तरह ही है। डेविएंट केस सैम्पलिंग, सेलेक्ट केसेस दैट आर डिफरेंट फ्राम द रूटीन आर नॉर्मल केसेस। ऐसे बच्चे हैं जो आपको क्लास के अंदर तो सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो नॉर्मल रूटीन में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप जो है वो ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं जो नॉर्मल रूटीन में सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उसको हम कहते हैं डेविएंट्स, नॉर्मल से हट के जो होते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेविएंट केस सैम्पलिंग। जी हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे, टाइम काफ़ी हो गया। इंपॉर्टेंस और आगे फीचर्स ऑफ सैम्पलिंग। कोई क्वेश्चन है जी आज के टॉपिक के हवाले से तो आप पूछें जी प्लीज़। जी प्लीज़ क्वेश्चन। सर क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है सारी वो